स्थान के केंद्र को पुर कहते हैं, वैसे वहां ह्वानझाओ, ग्वानझाओ आपने बहुत शहरों के नाम सुने होंगे। और टियान का अर्थ होता है स्वर्ग, स्वर्ग का केंद्र। वैसे मैं जिन लोगों का दिमाग ज्यादा खुड़पेची में चलेगा उनसे मैं कहना चाहता हूं, भैया जब आप सर्च करेंगे तो टियानझाओ का सीधा मीनिंग ये नहीं निकलेगा, क्योंकि उस पर लेफ्टिस्टों ने कब्जा कर रखा है, तो वो नहीं चाहते भारत चीन से ऊपर दिखे, तो लिखेंगे दिस वाज, ये जरूर लिखेंगे दिस वाज एंशिएंट नेम फॉर इंडिया बाय चाइनीज, मगर इसका अर्थ आपको तब मिलेगा जब आप जाऊ वर्ड का अलग मीनिंग जाके चाइनीज डिक्शनरी में देखें और टियान टियान का मीनिंग अलग जाके देखें, तब समझ में आएगा कि असली मात्रा क्या है। और मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था कि माओ त्से तुंग ने जवाहरलाल नेहरू से अपनी पहली मुलाकात में कहा था कि यू नो व्हाट इज द एंशिएंट बिलीफ इन आवर कंट्री रिगार्डिंग योर कंट्री, यानी चाइना में भारत के बारे में प्राचीन अवधारणा क्या है। नेहरू जी ने पूछा क्या, तो माओ ने कहा, चेयरमैन माओ ने, कि इन आवर कंट्री द एंशिएंट बिलीव इज इफ समबडी वांट्स टू गेट रिड ऑफ द साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ ही हैज टू बी बोर्न इन इंडिया। आप सोचिए, फिर आज ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं ईस्टर्न इंडिया वाले चीन से आए थे। अरे भैया हम नहीं, वो हमसे सीखते थे। वो कहते हैं कि वेस्टर्न इंडिया वाले अरब से आए थे, तो अरब के बहुत बड़े थिंकर हुए इब्न तबरी। इब्न तबरी की बुक जाके पढ़िएगा, उनका कहना है जब भी मैं इंडिया की तरफ दिखता हूं तो एक कूल ब्रीज ऑफ विजडम फेल्ट इन मी, तो मुझे ज्ञान की ठंडी हवा दिखाई पड़ती है। कौन कह रहा है? अरब वाला। अब वो कहते हैं वो नॉर्दर्न इंडिया वाले यूरोप से आए थे, तो उपनिषदों का जर्मन में अनुवाद करने वाला ऑर्थर शोपेनहावर कहता है कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। और कुछ ने तो यहां तक लिखा है कि मैंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया पर मुझे शायद मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने भारत में जन्म नहीं लिया, अगला जन्म भारत में मिलूंगा तब मुक्ति। अब बताइए उसके बाद ये लोग हम हैं क्या और समझाया क्या जाता है, इसके लिए शिक्षा का सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं, कई बार जो हमारे दिमागों में भ्रम भरे रहते हैं वो बता के फिर विषय को समाप्त करते हैं। अभी देखिए, इसी सांस्कृतिक प्रस्तुति में भगवान राम का दृश्य दिखाया गया, लोगों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। उसके बाद पूछा जाता है, रामचंद्र जी के ऊपर बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने एक बार बोला है, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान राम 4 भाई क्यों थे। उससे बड़ा प्रश्न है कि राजा दशरथ की 3 रानियां क्यों थी, पूछते हैं ना वो लोग। और उसी के साथ जुड़ा हुआ यह प्रश्न है कि उन 4 भाइयों में जुड़वा कौन थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो यही दोनों जुड़वा क्यों थे, और राम और भरत क्यों नहीं जुड़वा थे। नहीं, बिल्कुल जैसे आजकल के बच्चे पूछते हैं ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं था, वैसा था तो वैसा क्यों नहीं था। अब आप सोचिए, अब राम लक्ष्मण के साथ वन में गए, लक्ष्मण राम के साथ, और आप घर पे दरबार लाते हैं, राम दरबार, तो उसमें राम लक्ष्मण होते हैं, तो राम के सबसे प्रिय कौन होना चाहिए? लक्ष्मण। फिर तुलसीदास जी कहे लिख दिए हनुमान चालीसा में कि रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम ममपुरी, भरत ही समझाए भाई, लक्ष्मण समझाई क्यों नहीं। हर चीज का कारण है हमारे यहां, मगर कारण को समझने के लिए बेसिक कोर्स पढ़ा होना जरूरी है। जैसे इंजीनियरिंग को समझने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा होना जरूरी है, मेडिकल को समझने के लिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ा होना जरूरी है, कॉमर्स और इनको समझने के लिए बेसिक कोर्स नहीं पढ़ा है। अब मैं बताता हूं आपको, ये 4 भाई इसलिए हैं कि 4 भाई 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। इसको ये कोई ना समझ ले कि ये कहानी है, क्योंकि हमारे यहां कहा गया ये प्रभु की लीला है, यानी ये भगवान अवतरित हुए तो प्रकृति के सारे रहस्यों को अपने जीवन में अवतरित करके दिखा रहे हैं। तो राम धर्म के प्रतीक हैं, शत्रुघ्न अर्थ के प्रतीक हैं, लक्ष्मण काम यानी कामनाओं के प्रतीक हैं, और भरत मोक्ष के प्रतीक है। इसीलिए लक्ष्मण राम के साथ बन जाएंगे, कामनाएं सदैव धर्म के साथ संयुक्त रहेंगी, एक क्षण के लिए अलग नहीं होना चाहिए। शत्रुघ्न नहीं छोड़ के जाएंगे, वो राजधानी में रहेंगे, अर्थ कभी राजधानी छोड़ के नहीं जा सकता। और भरत ही खड़ाऊ रख के शासन क्यों करेंगे? मोक्ष प्राप्त करना है तो धर्म के किसी भी एक प्रतीक को रख के तपस्या करनी पड़ेगी। और इसीलिए लक्ष्मण को सबसे प्रिय राम है, मगर राम को सबसे प्रिय भरत क्यों है? कामनाओं को सबसे प्रिय धर्म होना चाहिए, धर्म को सबसे प्रिय मोक्ष होना चाहिए। अब आप आइए, दोनों जुड़वा क्यों है? कौन जुड़वा है? शत्रुघ्न और लक्ष्मण, एक कामना एक अर्थ, यानी एक इच्छा और एक पूर्ति, ये तो जुड़वा है भाई।
इच्छा होगी तो पूर्ति होनी जरूरी है, पूर्ति तभी होगी जब इच्छा होगी। दोनों सांसारिकता के प्रतीक हैं। अब आइए, ये चारों शक्तियां कैसे उत्पन्न होंगी? एक सोर्स से नहीं हो सकती, इसके लिए 3 सोर्स चाहिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। धर्म सतोगुण से आएगा तो कौशल्या जी सतोगुणी है, अर्थ और काम रजोगुण से आएगा तो सुमित्रा जी रजोगुण की प्रतीक है। मोक्ष को तमोगुण के पार जाना पड़ेगा तो कैकेयी तमोगुण की प्रतीक है। इसलिए 3 रानी होनी जरूरी थी, 4 भी नहीं होनी थी और 1 भी नहीं होना था। और इसीलिए राम के पिता का क्या नाम है? दशरथ। जो 10 इंद्रियों को रथ लेगा तब हृदय में वह धर्म का तत्व उत्पन्न होगा, राम उत्पन्न होंगे, जो इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और अंदर लाइटर नोट में यह भी कहूंगा, हमारी एक एक कथा में कितना गहरा संदेश छुपा रहता है, हमें समझना चाहिए। तीनों रानियों में सबसे सुंदर कौन था? कैकेयी। मतलब यहां मैं कोई सुंदर स्त्रियों के प्रति अवमानना नहीं कह रहा हूं, मगर यह दर्शाता है कि अक्सर तमोगुण ही सबसे आकर्षक दिखता है और उसी के चक्कर में विनाश के बहुत सूत्र छुपे रहते हैं। हमारी एक एक चीज यहां पर दिखाई पड़ती है। और यहां पर मैं एक और बात कहता हूं, हमारे यहां कितना रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया गया है। आप ये सोचिए कि भगवान राम ने बाली का वध किया छुपकर, धर्म के कार्य के लिए नियम को तोड़ा, तो अगले जन्म में कृष्ण भगवान का शरीर कैसे छूटा? छुप कर लगे तीर से। इससे ज्यादा साइंटिफिक कोई सिविलाइजेशन हो सकता है कि आपके भगवान कहें कि लॉ ऑफ नेचर को मैं टोटो फॉलो करता हुआ आता हूं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। एग्जैक्ट धर्म का पालन करो, जो प्रकृति के नियम है उनको पालन करके हमारे भगवान महान बनते हैं, नियम को तोड़ के नहीं बनते। इसीलिए किसी और जगह में होगा कि समुद्र के सामने गए तो समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया, हमारे यहाँ रास्ता नहीं छोड़ा था समुद्र ने। जब भगवान राम ने बाण भी उठा लिया था तो उसने आगे कहा था, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुम्हारी दीनी। आपकी मर्यादा कैसे छोड़ सकते हैं? सेतु बना के जाइए, नियम का पालन करके जाइए। इसलिए हम ये कह सकते हैं, एक एक चीज, अरे आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन के बड़े बड़े रहस्य आपके सामने खुलते चले जा रहे हैं, स्पष्ट रूप से खुलते चले जा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, भगवान राम की जन्म कुंडली मानी गई, प्लेनेटरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई थी, 5114 बीसी की डेट आ गई, वो एक अलग बात है। अब शिक्षा पे वहां जहां बात शुरू की थी वहीं पे समाप्त करते हैं। हमारी सोच इतिहास के बारे में अलग है और उनकी सोच इतिहास के बारे में अलग है। आज वेस्टर्न डेफिनेशन हिस्ट्री की क्या है कि हिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो ये बताए कि भूतकाल में कोई घटना हुई थी, उसको एग्जैक्टली बता सके, डिपिक्ट कर सके और एग्जैक्ट टाइम को डिटरमाइन कर सके। दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज हिस्ट्री। तो उसी की वजह से बच्चे कहते हैं हिस्ट्री हमारे लिए बेकार है, बिकॉज जूलियस सीजर इन्वेडेड इंग्लैंड इन 40 बीसी और 60 बीसी। हाउ डज इट मैटर्स टुडे? आप उसमें लगेंगे नहीं 60 बीसी में था, क्यों 62 बीसी में था, अरे भाई कोई मतलब नहीं आज उसका। हमारे यहाँ इतिहास ये कहा जाता है, इतिहास वो विद्या है जो भूतकाल में हुई किसी घटना को उस रूप में प्रस्तुत कर सके जो आज समाज में मूल्यों की स्थापना और बढ़ाने में मदद कर सके। इसलिए हमारे यहाँ राम लीला का महत्व है, राम के आदर्शों का महत्व है, राम कब हुए उसका महत्व कम है। ऐसा नहीं कि वो लिखा नहीं है, लिखा है पर उसकी इंपॉर्टेंस कम है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो आवर डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री इज मोर रेलेवेंट फॉर मॉडर्न डे देन देयर डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। बट अनफॉर्चुनेटली हम उनके डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री में जाके फंस जाते हैं, इसलिए समस्या आती है। और मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, हिस्ट्री तो बहुत हो गई, फ्यूचर देखिए किधर जा रहा है। एक लाइन में साइंटिफिक डेवलपमेंट में जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, 1900 से 1925 के बीच में फंडामेंटल डिस्कवरीज ऑफ साइंस हुई, भारत उसमें कहीं बहुत ज्यादा नहीं था। 1925 और 50 के बीच में जो एटॉमिक थ्योरी आगे बढ़ी उसमें भारत कहीं कहीं था। 50 से 75 के बीच में स्पेस टेक्नोलॉजी आई, उसमें हम दुनिया के वन ऑफ द देश थे, हम एटॉमिक एनर्जी में भी थे और उसमें भी थे। अब जब सॉफ्टवेयर का दौर आया है तो हम भारत दुनिया के अग्रणी देशों में उभर के सामने आ रहा है। तो आप ये भली भांति समझ सकते हैं कि जो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, भारत भी आगे बढ़ रहा है और दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। आपको पता है आज इंटरनेट कम्युनिकेशन का जमाना है, जिसे हम टेलीकॉम रेवोल्यूशन कहते हैं।
उसकी शुरुआत कहां से हुई? रेडियो वेव से। रेडियो वेव को इन्वेंट करने का क्रेडिट किसको जाता? मार्कोनी को। मगर इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स ने, दुनिया का जो इंस्टीट्यूशन है, 2012 में उसका क्रेडिट जेसी बोस को दिया है, जगदीश चंद्र बोस को। उन्होंने कहा कि खोजा उन्होंने पहले था, पेटेंट नहीं कर पाए। मगर आपने 2014 से पहले सुना नहीं होगा किसी को, जबकि 2012 में बता दिया गया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर सीवी रमन पहले साइंटिस्ट नहीं थे इंडियन, ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट टू गेट द नोबेल प्राइज ऑफ एनी ब्रांच ऑफ फंडामेंटल साइंस, वो भारत ने दिया। 2012 में हिग्स बोसॉन खोजा गया, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। वो दो साइंटिस्टों के नाम पे है, पीटर हिग्स ऑफ इंग्लैंड, उनके नाम से हिग्स आया है, और बोसॉन वर्ड भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम से आया है। यानी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम उतना ही समझदारी के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं, प्रभावी भूमिका बनाते हुए दिख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक गौरवशाली अतीत हमें प्रेरणा दे रहा है और एक बेहतर भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। 5G रोल आउट में भारत दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में, ये पीएम ने कई बार बताया होगा। और चिंता मत करिए, क्वांटम कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम दुनिया के वन ऑफ द फोरमोस्ट कंट्रीज में आएंगे। और इसके आगे इंटेलिजेंस के जो दूसरी चीज आएंगे, अगर आपने कभी एलन मस्क का कोई इंटरव्यू सुना हो तो उसमें अब क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल कंप्यूटर इंटरफेस, यानी अब कॉन्शियस वेव्स के साथ कंप्यूटर का इंटरफेस के दौर में भारत निश्चित रूप से अग्रणी होता नजर आएगा। बस आप अपने को संभाले रखिए। और मैं कह सकता हूं, मध्य भारत शिक्षा समिति जैसे संस्थान जिन मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मूल्य अगर हमारे मजबूत रहेंगे तो भारत के भविष्य को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। कॉन्फिडेंट रहिए, भारत का समय आ गया है। एक लाइन में कह देता हूं, हर देश का एक वक्त आता है। एक जमाने में हम दुनिया के पावर सेंटर थे, इंटेलेक्चुअल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर सेंटर। 2500 साल पहले हमारा डाउनफॉल हुआ तो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एम्पायर कौन बना? किंग डेरियस ऑफ पर्शिया, आज का ईरान। उसका डाउनफॉल हुआ, सबसे पावरफुल कौन बना? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक। उसका डाउनफॉल हुआ, सबसे पावरफुल एम्पायर कौन बना? टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। उसके बाद कौन बना? रोमन एम्पायर, आज का इटली। उसके बाद डाउनफॉल हुआ तो पुर्तगाल, स्पेन। लुक एट द पैटर्न, पुर्तगाल, स्पेन के बाद ब्रिटेन, फ्रांस। ब्रिटेन फ्रांस का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिकन एम्पायर। अमेरिका में सबसे प्रॉस्परस